Assalamualaikum, welcome back to our channel e-learning. Today we are going to discuss our new topic accounting principles. आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल्दो हमने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को कवर किया था, लेकिन एक अकाउंटिंग टर्म हमारी रह गई है विच इज़ नेट इनकम. कि नेट इनकम क्या है? नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, ये नेट इनकम भी कहते हैं इसे और नेट प्रॉफिट भी. नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज सिंपली द अमाउंट बाय विच द रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सीड द एक्सपेंसेस. नेट इनकम वो अमाउंट है जो हमारे एक्सपेंसेस से एक्सीड कर जाए, हमारे एक्सपेंसेस से भर जाए, उसे हम नेट इनकम और नेट प्रॉफिट कहते हैं. वेरी सिंपली अगर इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसे हम नेट इनकम कहते हैं. एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस इनकर टू जनरेट देम, वो वाले एक्सपेंसेस जो हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इनकर्ड किए. ओके, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. नेट इनकम मीन्स के और नेट प्रॉफिट मीन्स ऐसी हमारे पास जो वैल्यू, ऐसी अमाउंट जो हमारे एक्सपेंसेस से एक्सीड कर जाए. और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ओके, तो हमारे आज सारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टर्म्स होंगे जो हम साथ साथ देखेंगे क्या मतलब है उनका, और उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ गोइंग टू आवर टॉपिक विच इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. What is accounting principles? It has already been stated in this chapter that accounting is the language of business through which economic information is communicated to all parties concerned. कि अकाउंटिंग क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग हमारे पास एक लैंग्वेज है बिजनेस की, कि जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं टू द पार्टीज कंसर्न. किनको? जो भी पार्टीज उनके साथ कंसर्न होती हैं. In order to make this language easily understandable all over the world, it is necessary to frame or make certain uniform standards which are acceptable universally. हमें ये लैंग्वेज को पूरी दुनिया में easily understandable करने के लिए एक ऐसे स्टैंडर्ड बनाने हैं जो अंडरस्टैंड किए जाए और वो यूनिफॉर्म हो, वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो. These standards are termed as accounting principles. हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं? कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. नॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड होते हैं. ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के जिनको हम लोग फॉलो करते हैं और वो हर जगह पे, हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो जैसी मर्जी हो, जो भी कंट्री हो वहाँ पे बस ये रूल्स और रेगुलेशंस सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते. इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने अकाउंटिंग्स में आगे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बी डिफाइन एज दोज रूल्स ऑफ एक्शंस और कंडक्ट्स विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंट्स यूनिवर्सली. ये यूनिवर्सली अडॉप्ट की जाती हैं, मीन्स कि ये हम चेंज, ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए है, या एक स्पेसिफाइड कंट्री के लिए है, या एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स होते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, जब हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. They are a body of doctrines commonly practices and as a guide for selection of conventions or procedures where alternatives exist. Their principles can be classified into two groups. Okay, ये हमारे पास मुकम्मल एक बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स होती हैं, ये हमारे पास मुकम्मल एक्सप्लेनेशंस होती हैं हमारी करंट प्रैक्टिसेस के लिहाज से कि हमने किस तरीके से अकाउंटिंग के फंक्शंस की प्रैक्टिसेस करनी है और किस तरीके से वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे, और हमने कौन कौन सी मेथडोलॉजीज, कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से रेगुलेशंस अडॉप्ट करते हुए हमने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं.
एक हमने इनके जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, लाइक हमें किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, हमने उसको आगे जर्नल एंट्रीज में पोस्टिंग करनी है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस हमने डिटरमाइन करना है, और उसके साथ साथ हमने कौन सी मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस को आगे कन्वे करना है। मीन्स कि हमारे पास ये टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में ये प्रिंसिपल्स डिवाइड हो जाती हैं। एक, हमने कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, एंड सेकंड, हमने कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, हमने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस वे में प्रेजेंट करनी है, हमने इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है। सो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमारे पास आगे टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में ये प्रिंसिपल क्लासिफाइड हो जाते हैं। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 इंक्लूड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हमारा जो पहला ग्रुप है उसमें इंक्लूड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मीन्स कि हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और हमारा सेकंड ग्रुप है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और सेकंड ग्रुप में हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस आ जाएंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हैं, और व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं और इसमें कौन कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड हैं। सो हियर वी गो टू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, the term concepts include those basic assumptions or conditions on which the science of accounting is based। ये हमारे पास वो तमाम की तमाम assumptions, conditions, वो तमाम के तमाम रूल्स, रेगुलेशंस जिनको हमने अडॉप्ट करके, जिनको हमने फॉलो करते हुए अकाउंटिंग की फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो सब के सब हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आ जाएंगे। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे पास कुछ अहम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूड है। ये नॉर्मली हमारे पास 8 हैं, मीन्स हमारे पास 8 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आप किस तरीके से ले सकते हैं कि हमने द करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अकाउंटिंग फंक्शंस, कि हमने कौन कौन सा हमारे पास एक्यूरेट वे है, हमने उसको लेकर हमने ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, थर्ड इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिफ्थ इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सिक्स इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, सेवंथ इज मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एट्थ इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, सो अब हम इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। ये नॉर्मली हमारे पास अकाउंटिंग के बेसिस हैं। यही तो अकाउंटिंग की बेस है जिसके ऊपर हम अपनी पूरी अकाउंटिंग की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। यही तो, इसी के ऊपर हम लेकर चलते हैं और हम अपने हर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हम लोग अपने डाटा को लेते हैं, हम फिर उसको जनरल में पोस्ट करते हैं, फिर हम उसको लेजर में पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस में, देन हम उसके एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, वो फिर बैलेंस शीट उसकी प्रिपेयर होती है, आगे इनकम स्टेटमेंट बनती है। मीन्स कि ये इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, और यही कॉन्सेप्ट्स हमारे पास थ्रू आउट द अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। ये अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर, एक जो अकाउंटेंट होता है वो यही कॉन्सेप्ट्स को अंडरटेकन करते हुए सारी की सारी अकाउंटिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसका मेनली कंसर्न यही होता है कि उसने इन्हीं अकाउंटिंग के फंक्शंस को लेकर आगे सारे के सारे जितने भी अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं उसे परफॉर्म करना है। सो इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस, द टर्म कन्वेंशंस इंक्लूड्स दोस कस्टम्स और ट्रेडिशंस। हमारे पास इसमें क्या इंक्लूड है? कस्टम्स और ट्रेडिशंस, कि इसमें वो सारे के सारे कस्टम्स, दोज कस्टम्स और ट्रेडिशंस इसमें इंक्लूड है विच गाइड द अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं, वाइल कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस।
कि किस वे में उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है। मीन्स कि अब उसके पास एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसके पास एक उसने जब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, उसने जब अकाउंटिंग के वो जो कंसेप्ट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया उनको फॉलो किया, तो अब उसने उन इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, अब उसने किन को कम्युनिकेट करना है। उसने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ऑनर्स को, CEO को, CFO को, मीन्स कि उसने डिफरेंट फंक्शंस के लिए FM को आगे कन्वे करना है। मीन्स कि उसने किस तरीके से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, उसके लिए भी कुछ कस्टम्स हैं, वो कस्टम्स उसे फॉलो करने पड़ेंगे। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हमारे पास कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। फर्स्ट वन इज कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, सेकेंड इज कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, थर्ड इज कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, फोर्थ इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। सो ये हमारे पास कुछ कन्वेंशन हैं जो इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट होते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करना है। सो हमें एक कंप्लीट डिफरेंस मालूम हो गया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो तमाम हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अकाउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो तमाम कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो हमने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो हम लोग कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट विच इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक जो ओनर है और उसका बिजनेस, ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है, वो एक इकट्ठे और साथ मिलकर एक यूनिट नहीं समझे जाएंगे। ऑनर एक सेपरेट पर्सन कंसीडर होगा और उसका जो बिजनेस है उसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर सेपरेट कंसीडर करेंगे, दोनों सेपरेट होंगे। मीन्स के ऑनर की सेपरेट लाइबिलिटीज होंगी, सेपरेट एक्सपेंसेस होंगी, सेपरेट उसके रेवेन्यूज होंगे। इसी तरीके से जो बिजनेस है उसके सेपरेट लाइबिलिटीज होंगी, सेपरेट एक्सपेंसेस होंगे और उसके सेपरेट रेवेन्यूज होंगे। ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? ये दोनों हमारे पास सेपरेट होंगे। So accounts are kept for entities as distinguished from the persons who are associated with these entities. In recording events in accounting, the important question is how do these events affect the entity? कि मीन्स के हम अकाउंट्स के में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से उस एंटिटी को इफेक्ट करते हैं। हाउ दे अफेक्ट द पर्सन हु ओन, और किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं उन पर्सनस को जो जिन्होंने ये ओन किया, मीन्स के ओनर्स को। ऑनर या ऑनर्स, ऑनर फॉर सिंगल sole proprietorship and owners for partnership and organization business operate or otherwise are associated with the entity is irrelevant. For example, means के हमारे पास हर वो चीज़ जो बिजनेस के अंदर हो रही है वो बिजनेस से उसका कंसर्न है और उसका कंसर्न उस हर वो चीज़ जो ऑनर को इफेक्ट कर रही है उसका बिजनेस के साथ कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल, ओनर ने खुद कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, ओनर के खुद कुछ रेवेन्यूज हुए हैं, तो वो उसके अपने हैं, उसका कोई भी इफेक्ट बिजनेस के ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट ₹2 लाख इनटू अ बिजनेस, लाइक किसी पर्सन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने ₹2 लाख इन्वेस्ट किए उस बिजनेस में, इट विल बी डीम्ड दैट द ओनर has given that money to business which will be shown as liability in the books of the business. और उसने वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो ये जो ₹2 लाख है ये लाइबिलिटी के तौर पर शो होगा। लाइबिलिटी ऑफ फॉर व्हाट? लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। मीन्स के बिजनेस ने अब इसको रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? उसने ओनर्स को रिटर्न करना है जिससे उसने ₹2 लाख लिए हैं। इन केस The owner withdraw ₹30,000 from the business, अगर कभी ऑनर ₹30,000 की ड्रॉइंग कर लेता है, ड्रॉइंग मीन्स what? ड्रॉइंग मीन्स the amount which is withdraw by the owner of the business from the business। वो अमाउंट जो ऑनर बिजनेस से ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं।
और अगर वो ड्रॉइंग करता है बिजनेस से ऑफ 30,000, उसने 30,000 रुपीज़ ड्रॉ आउट कर लिए हैं, it will change the positions and the net amount payable by the business to the owner will show only rupees 1,70,000। और अब उसने बिजनेस ने कितने रुपीज़ उसको पे करने हैं? ऑब्वियसली 1,70,000। वी विल नॉट कंसिडर 2 लाख। अब हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि बिजनेस ने उसको 2 लाख रुपीज़ वापस करने हैं। इट्स वेरी इजीली कि अब हम ये कंसिडर करेंगे कि बिजनेस ने उसको 1,70,000 रुपीज़ रिटर्न करने हैं। बिजनेस की लाइबिलिटी 1,70,000 रुपीज़ की है, बिजनेस ने 30,000 उसे ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। The concept of separate entity is applicable to all forms of business organizations। concept of separate entity के means कि business एक separate entity है और उसके owner separate है, ये हर organization में applicable है। For example, in case of sole proprietorship, partnership business, though the sole proprietor or partners are not considered as separate entities in the eyes of law, but for accounting purpose they will considered as separate entities। मीन्स कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा सॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो हम कहेंगे दैट्स ओके, हम इसको एक यूनिट के तौर पर लेते हैं ओनर को और उसके बिजनेस को। लेकिन अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज में, अकाउंटिंग के पर्पसेस में हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि एक बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। वो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम व्हाट? सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर, वो अपने ओनर से सेपरेट है। ये नॉर्मली कंसीडर किया जाता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उसमें ये कंसीडर आउट कर लिया जाए कि सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं। और हम ये इसमें सॉल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस में इतनी कोई फंक्शंस नहीं होते हैं या इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, तो हम इसको नहीं कंसीडर करें। लेकिन नहीं, हमने इस प्रिंसिपल्स को हर टाइप ऑफ बिजनेस में लेकर चलना है। और ये सिर्फ यही नहीं है कि ये स्पेसिफाइड, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस को हम पढ़ेंगे, जो जिससे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम दे रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बात नहीं है कि ये स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या ये स्पेसिफाइड एरियाज़ के लिए है या ये स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए, नहीं, ये हर कंपनी के लिए है, ये हर बिजनेसेस के लिए है, फॉर ऑल ऑफ द बिजनेस। इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो होप सो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेपरेट एंटिटी। और सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस आपने जब भी कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कोई ट्रांजैक्शंस करनी है, एज एन अकाउंटेंट हमने ये कंसीडर करना है कि हम एक सेपरेट पर्सन है, हमारा कोई भी ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है ओनर के साथ। हमने ये नहीं सोचना कि ये ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग में करनी है, हमने ये सोचना है कि हम एक सेपरेट पर्सन के लिए, लाइक बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, उसके लिए तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अकाउंटेंट के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंसेस हुए वो रिकॉर्ड करने हैं, जो रेवेन्यू हुए वो रिकॉर्ड करने हैं, जो उसकी नेट इनकम हुई वो हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो होप सो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, which is going concern concept. Now what is going concern concept? According to this concept, it is assumed that an entity is a going concern, that it will continue to operate for an indefinite time period. There is no intention to liquidate the particular business venture in the foreseeable future. Very simply, ये इन्हीं लाइन्स में हमें इजीली समझ आ गया है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स कि बिजनेस को जब हमने स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस हो, जो मर्जी टाइप का बिजनेस हो, हमने जब उसे स्टार्ट करना है तो हमने ये सोचना है कि ये बिजनेस इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए है। हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि हम लोग कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना बिजनेस ख़त्म कर दें या हम कुछ टाइम पीरियड के बाद इसको लिक्विडेट कर दें। सो नाउ हियर इज़ अ न्यू टर्म विच इज़ लिक्विडेट। लिक्विडेट मीन्स के हम अपने बिजनेस को इस शेप में या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो नियर टू मनी हो, जो नियर टू कैश हो। मीन्स के अब हमारे पास हमारे बिजनेस में नॉर्मली एसेट्स होते हैं लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, हम उसको सेल आउट कर दें और उसको हम एज एन बैंक बैलेंस या कैश
की फॉर्म में ले आए, मीन्स कि हम उसको लिक्विडेट कर दें। इट्स वेरी सिंपल कि हम उसको लिक्विडेट कर दें। तो लिक्विडेट जहाँ पे भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि लिक्विडेट का क्या मतलब है। लिक्विडेट का मतलब है कि हम उसको नियर टू कैश, अपोजिशन ऑफ द बिजनेस विच इज़ वेरी नियर टू कैश, जैसे हम नियर टू कैश कर दें, ऐसी पोजीशन में ले आए बिजनेस को, बिजनेस के एसेट्स को हम इस पोजीशन में ले आए कि वो नियर टू कैश हो। सो लिक्विडेट द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर इन द फोरसीएबल फ्यूचर। हमारी ये इंटेंशन ना हो कि हम लोग अपने बिजनेस को ख़त्म कर देंगे। On account of this concept, the accountant, while valuing the assets, does not take into account for sale the take into account the sale value of assets. It means कि वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास जो assets हैं तो इसकी sale value क्या है। Moreover, he charges depreciation on fixed assets on the basis of their expected life rather than their market value. लेकिन हाँ, वो डेप्रिसिएशन चार्ज ज़रूर करता रहेगा। बट डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मीन्स कि हमने कोई एसेट्स परचेज किया है, तो जब हमने उस एसेट्स को परचेज किया है तो हमने उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने एक एसेट्स परचेज किया और 50,000 रुपीज़ का, हमने 50,000 रुपये का एसेट्स परचेज कर लिया है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी फर्नीचर या कुछ भी हो सकता है, मशीनरी वगैरह। अब हम उसको लेकर आए हैं, हमने उसको बिजनेस में ऑपरेट किया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ है कि उस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई है, कम हो गई है। अब जब उस एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो हमने कहा कि हम उसके इस एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई है, तो अब हम कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट एज अ रिजर्व साइड पे रख देंगे फॉर दैट डेप्रिसिएशन, कि जितनी अमाउंट वो उसने डिक्रीज़ की है एसेट्स ने, वो हम थोड़ी सी अमाउंट साइड पे रख देंगे। और ये डेप्रिसिएशन जो हम लोग एक स्पेसिफाइड अमाउंट रखते हैं, डेप्रिसिएशन नॉर्मली इज द डिक्रीजिंग द अमाउंट, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज आउट कर देती है वो हम कुछ रिजर्व्स उसके लिए मेंटेन करते हैं। और तो ये जब हम लोग उस साइड पे रखेंगे, और वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है। एंड और वो किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड लाइफ, कि अब उसकी कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी रेदर देन ऑन द मार्केट वैल्यू। हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट वैल्यू में अब एसेट्स किस वैल्यू में है, हम उसके लिहाज से डेप्रिसिएशंस की अमाउंट को रखें, नहीं, हम उसके लिहाज से डेप्रिसिएशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करें, नो। हमने जो डेप्रिसिएशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है कि अब वो एसेट, वो जो हमने 50,000 का एसेट परचेज किया था उसकी वैल्यू में 10,000 रुपीज़ कमी आई है। हमने वो ये देखना है कि अब हम उसको कितने साल और यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू बिल्कुल नील हो जाएगी। For example, suppose that a company has just purchased a 3-year insurance policy for ₹45,000. If we assume that the business will continue in operation for 3 years or more, we will consider the ₹45,000 cost of insurance as an asset which provides services to the business over a 3-year period. अगर हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है 3 सालों की और 45,000 रुपये की, और वो 45,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी हमें कितने साल सर्व करेगी? ऑब्वियसली हमें 3 साल वो हमें सर्व करेगी, हमें 3 साल के लिए वो होगी वो इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑन दी अदर हैंड, इफ वी अज्यूम दैट द बिजनेस इज लाइकली टू टर्मिनेट इन द नियर फ्यूचर, the insurance policy should be reported at its cancellation value, the amount refundable upon cancellations। मीन्स कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमने अपना बिजनेस को ख़त्म कर देना है नियर फ्यूचर, तो वो जो अमाउंट है वो रिफंडेबल होगी, वो वापस करनी होगी। वो 45,000 की अमाउंट जो हमारे पास है, वो जो हमने इस एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की हुई है, वो हमें रिफंडेबल होगी। मोर एवर द कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक तो हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं? एसेट्स पे। एसेट्स पे अप्लाई कर रहे हैं कि हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी डेप्रिसिएशंस को चार्ज करने के लिए हमने यही सोचना है कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, वो कभी फिनिश नहीं हो रहा, वो भी चलता ही जाएगा। हमने उसे फिनिश करने के लिए स्टार्ट नहीं किया।
और दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई टू द बिजनेस एज अ होल, पूरे बिजनेस को एज अ एक होल यूनिट के तौर पर भी हम लोग कंसीडर करते हैं. When an enterprise liquidates a branch or an segment or one segment of its operations, the ability of the enterprise is continue as going concern is not impaired. Normally, the enterprise will not be considered as a going concern when it has gone into liquidations. मीन्स कि हमारे पास क्या है कि हमने अपने इस प्रिंसिपल्स के तहत ये एज्यूम करना है कि बिजनेस इज़ गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा, ये फिनिश नहीं होगा. ये बेशक एज अ होल यूनिट भी हम ले लें तो हमारे पास यही कंसर्न है. क्यों? क्योंकि समहाउ कभी कभी बिजनेसेस की ब्रांचेस होती हैं, तो हम लोग कोई एक ब्रांच को फिनिश करते हैं, न्यू ब्रांच ओपन करते हैं. तो जिस ब्रांच को हमने लिक्विडेट किया, जिस ब्रांच को हमने फिनिश किया है, उस ब्रांच के लिए अब हम ये नहीं सोचेंगे कि वो उस ब्रांच को हमने लिक्विडेट कर दिया तो हम अब हमारा वो जो बिज़नेस है वो भी लिक्विडेट हो गया. नो, ये सिर्फ उस स्पेसिफाइड ब्रांच के लिए लिक्विडेशन हुई है, लेकिन फिर भी हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा गोइंग कंसर्न ही है और वो चलता रहेगा और वो हम उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे. तो वो लिक्विडेशन सिर्फ उस स्पेसिफाइड ब्रांच के लिए है और वो उस स्पेसिफाइड ब्रांच के लिए वो गोइंग कंसर्न नहीं कंसीडर होगा. So hope so you are very well understand what is going concern concept. Now come to the next, which is money measurement concept. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को, वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकें. इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं होंगी. मीन्स कि ये नहीं हम देखेंगे कि कोई इवेंट्स हुए हैं, हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो जो इवेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है उसका कोई भी इफेक्ट है मनी के ऊपर, क्या वो मनी में मेजरेबल हैं. अगर तो वो मनी में मेजरेबल होंगी तो हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे, अदरवाइज नॉट. या वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे मनी में. तो हमारे लिए ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में यही है कि हम लोग उन तमाम ट्रांजैक्शंस, वो तमाम इवेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें जिनको जो मेजरेबल हो मनी में. In financial accounting, our record is made only for information that can be expressed in monetary terms, जो monetary terms में express हो, जो measurable हो. In other words, no accounting is possible for an event or transaction which is not measurable in terms of money. E.g., passing an examination, delivering lecture, in meeting, winning a prize, etc. These are events, no doubt, but since these are not measurable in terms of money, there is no questions of their accounting. मीन्स कि हमने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जो मनी से रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस होंगी. ऐसे इवेंट्स जो हुए हैं, लाइक हमने कोई भी एग्ज़ाम्स पास किया है या लेक्चर डिलीवर किया है, ये एक इवेंट है. लेकिन यहाँ पे मुझे तो कहीं पर भी कोई भी मनी से कोई भी इनका लिंक नहीं दिखाई दे रहा. तो मीन्स कि जो भी इवेंट हमारे पास मेजरेबल नहीं होगा मनी में, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो measurement of business events in money help in understanding the state of affairs of business in a much better way. For example, if a business owns 1500 kg of stocks, 1 car, 1500 square feet of buildings space, etc., these amount cannot be added to produce a meaningful total of what business owns. However, if these items are expressed in a monetary terms such as stock rupees 24,000, car rupees 3 lakhs and building rupees 500,000, all such items can be added in a better way and precise estimate about the assets of the business will be available. So means कि हमने वो तमाम के तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो मेजरेबल हो, और मेजरेबल किस में हो, मनी में. लाइक हमने कोई भी बिल्डिंग परचेज़ किया है तो हम लोग ये कह दें कि वो बिल्डिंग 1500 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, वो परचेज़ किया. तो क्या हम अकाउंटिंग में इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि बिल्डिंग टू कैश और बिल्डिंग के आगे लिखेंगे 1500 स्क्वायर फीट और कैश के आगे उसकी अमाउंट लिखेंगे? नो. तो हम बिल्डिंग के लिए भी वही वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमने अमाउंट पे की है. लाइक हमने बिल्डिंग को परचेज़ किया 5 लाख रुपीज़ में, तो हम लोग यही कहेंगे कि हमारे पास हमने बिल्डिंग को परचेज़ किया और किसके अगेंस्ट हमने उसे परचेज़ किया, कैश के अगेंस्ट. और बिल्डिंग टू कैश हम इसकी एंट्री एक रिकॉर्ड कर लेंगे.
तो हमने वही तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो हमारे पास मेजरेबल हो इन कैश। सो टुडे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हमारे पास बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। होप सो यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, और आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कन्वेंशंस क्या होते हैं, काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और मैं अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।